चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो पहली न्यूज़ है ये एक रिपोर्ट के बारे में है और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है असर असर रिपोर्ट। फुल फॉर्म है इसका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी हमारे देश की जो वार्षिक स्तर पर जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसको लेकर ये रिपोर्ट है। इंडिया में एजुकेशन के मामले में सबसे ज्यादा रिलायबल जो सोर्स है, जो दुनिया भी कोट करती है, वो है ये असर रिपोर्ट। तो असर रिपोर्ट जब भी आती है तो सरकारें, एनजीओज, एजुकेशन डिपार्टमेंट और दुनिया भर के और भी जो स्टेक होल्डर्स है वो ध्यान से देखते हैं कि भारत में असर रिपोर्ट क्या कह रही है। असर रिपोर्ट जो कहती है उसको एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स माना जाता है भारत की एजुकेशन को लेकर, कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है। ये जो असर रिपोर्ट है इसको निकालता है एक एनजीओ है, इसका नाम है प्रथम एनजीओ। इसको निकालता है जो एनजीओ, उसका नाम है प्रथम एनजीओ। और प्रथम एक एनजीओ है जो कि 1995 में बना था, और इसका जब बना था तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। और बाद में इसका काम बढ़ता गया, विस्तार होता गया, और आज ये एक रिपोर्ट निकाल रहा है, इसका नाम है असर रिपोर्ट। तो शुरू में ये मतलब हर साल रिपोर्ट निकलती थी, बीच में कुछ ब्रेक लगा, लेकिन लगभग हम देख रहे हैं कि असर रिपोर्ट हमको लगभग हर साल मिल जाती है। तो इसकी ये 15वीं रिपोर्ट है, याद नहीं करना, बस ये जानना है। असर रिपोर्ट प्रथम एनजीओ निकालता है और ये किससे जुड़ी हुई है? देश की एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ये जो असर रिपोर्ट है ये हमारे देश में जो ग्रामीण है, जो रूरल इंडिया है, वहां की एजुकेशन को के बारे में रहता है, क्योंकि शहरों में तो बाय डिफॉल्ट अच्छी ही एजुकेशन मिलती है। और इसमें भी जो एजुकेशन मापता है वो 8th स्टैंडर्ड से कम के बच्चों की एजुकेशन स्तर देखता है कि भाई 8वीं से क्लास से छोटा बच्चे की एजुकेशन क्या चल रही है भारत के ग्रामीण स्तर पे। अब इसकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में देखिए इसने पूरे इंडिया को एक मैप के थ्रू दिखाया है, और यहाँ पे जो डार्क ग्रीन एरिया है वहां पे 100 में से 80 बच्चे या उससे अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पा रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से पैंडेमिक चल रहा है और बच्चे घरों में हैं और स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं। तो देखिए डार्क ग्रीन सिर्फ आपको केरला मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मोर देन 80% बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, और 100 में से 20% या उससे भी कम बच्चे को हमने ब्राउन कलर से दिखाया है। और इसमें देखिए कितना बड़ा एरिया ब्राउन कलर से आ रहा है, मतलब यहाँ के बच्चे जो हैं 20% से भी कम ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, इसका मतलब 80% बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उनके पास ऐसी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि वो मोबाइल खरीद सकें, इंटरनेट ले सकें, कनेक्टिविटी का इशू है, और भी 10 तरह के इशू हैं। हमारे एमपी की बात करें तो देखिए लाइट ब्राउन में आता है, मतलब हमारे यहाँ भी कोई अच्छा खासा कोई बेहतरीन कोई रिजल्ट नहीं है। 21 से 40% बच्चे ही ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, बाकी 60% का तो बहुत बड़े हिस्से में देखिए इंडिया में आप लगभग इस कैटेगरी में आ रहा है, ब्राउन और डार्क ब्राउन में। इससे पता चलता है कि हमारे देश में ग्रामीण स्तर पे बच्चों की एजुकेशन, शिक्षा बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है इस कोरोना पैंडेमिक में। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट ने सिर्फ इसके अलावा और क्या बातें की हैं कि देखिए ये जो पैंडेमिक आया है इसने एजुकेशन कई कई पहलुओं में खराब किया है। जैसे कि लोग की जॉब चली गई, गरीबी बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, तो लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया। तो सरकारी स्कूलों में बढ़ोतरी देखी गई एनरोलमेंट में, और ये वो बच्चे हैं जो पहले पढ़ रहे थे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन अब उनको सरकारी में डाला गया। यहाँ पे हमने ये देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो कि स्कूल ही नहीं जा पाए, और मतलब जब उनका 5वां वर्ष बीत रहा था और अब वो स्कूल जाने की चाह रहे थे, तो उनके पिता ने, माताओं ने स्कूल नहीं डाल पाए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इसने ये भी बताया कि प्राइवेट स्कूल में ड्रॉप आउट जो है वो बहुत तेजी से हुआ, मतलब बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाला गया और सरकारी में एनरोल किया गया है। बात यहीं तक नहीं रुकी है, इसने फिर बताया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन हो गई थी पूरी, और ऑनलाइन एजुकेशन में हम ये देख रहे हैं कि लगभग देश के एवरेज 92% बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो ऑनलाइन एजुकेशन ले नहीं पा रहे, और अगर ले भी रहे हैं तो उनको रेगुलर क्लासेस नहीं मिल रही। तो एक बच्चा है उसके पास स्मार्टफोन है, वो क्लास ले रहा है। बी बच्चा है उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो क्लास नहीं ले पा रहा। तो ये जो हुआ, ये हुआ डिजिटल डिवाइड।
कि किसी के पास डिजिटल एक्सेस है, मतलब उसके पास पैसा है, उसका स्मार्टफोन है, उसके घर में इंटरनेट है, वाईफाई लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वो पढ़ रहा है। कोई ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन इंटरनेट नहीं है, कुछ ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। तो ये मेरे देश को डिजिटल डिवाइड की ओर लेकर जा रहा है कि कुछ देश का कुछ हिस्सा तो डिजिटली एक्टिव है, कुछ हिस्सा है डिजिटली इनएक्टिव हो रहा है। तो और ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग 90% ऐसे बच्चे हैं जो कि रेगुलर ऑनलाइन क्लास ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बात की है कि भाई जब ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है तो शिक्षा व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं चल रही, तो प्राइवेट ट्यूशन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ये ज्यादा कंसर्निंग चीज नहीं, कंसर्निंग चीज ये है कि एक तो बच्चों, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, उनकी पढ़ाई बिगड़ रही क्योंकि डिजिटल डिवाइड हो रहा है और लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि अफोर्ड कर सके उसको। और इसको लेकर ये जो बच्चे हैं भले स्कूल में एनरोल हो गए, सरकारी स्कूल में एनरोल हो गए, लेकिन क्लासेस नहीं ले पा रहे। तो ये असर जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। असर किससे जुड़ी है? प्रथम एनजीओ से जुड़ी हुई है। असर, असर का फुल फॉर्म क्या है, कौन सा एनजीओ निकालता है, किस सेक्टर को लेकर बात करती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। असर रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी आंसर लिख रहे हैं, असर रिपोर्ट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और बड़ी बात यह कि हमारे देश का जो ग्रामीण पहलू है उसको दिखाता है, फोकस करता है रूरल इंडिया पे। और जो अपना जिसे हम कहते हैं कि प्राइमरी सेक्शन जो एजुकेशन है उसको फोकस करता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल बात करें, केरला ऐसा राज्य है जहां मोर देन 90% बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां सब अमीर हैं, वहां पे वहां की सरकारों ने बच्चों को फ्री में, मतलब घरों में टीवी दिया, स्मार्टफोन बांटा। जो वहाँ के सरकारी न्यूज़ चैनल्स हैं, या न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, टीवी चैनल्स हैं, उसमें उन्होंने क्लासेस चलवाई और चेक किया कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, उनको कोई कमी है तो उस कमी को पूरा किया। तो केरला ने पूरी तरह से मॉनिटरिंग की, फीडबैक ली और कोशिश की कि हमारे देश का, हमारे राज्य का बच्चा कम से कम पैंडेमिक में उसकी पढ़ाई ना बिगड़े। ठीक है। तो जैसे आज आप लोग क्लासेस ले पा रहे हो, तो ये डिजिटल डिवाइड है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है तो इंटरनेट पैक नहीं है, बहुत से ऐसे हैं कि स्मार्टफोन भी है, इंटरनेट पैक भी है, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं, क्योंकि वो जहाँ पे है वहाँ पे टावर ढंग का नहीं है या फिर स्पीड इश्यू आ रहा है। इसको लेकर भी एक न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। अगली न्यूज़ में चलते हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, पिछले 20 साल से 21 सालों से रशिया का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में ये व्यक्ति है। इसका नाम है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और ये अभी आ रहे हैं भारत में दौरे पे। तो ये जो न्यूज़ है ये इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ है, और यहाँ पे लिखा है इंडिया टू होल्ड फर्स्ट 2+2 विथ रशिया। तो क्या ये पहली बार भारत आ रहे हैं? और अगर पहली बार तो नहीं है, क्योंकि कई बार आ चुके हैं भारत। तो ये फर्स्ट 2+2 क्या है? कि 2+2 एक वार्ता, एक डायलॉग का तरीका है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, यानी डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों देशों के आते हैं और बात करते हैं। यानी इंडिया, यहाँ पे रशिया। तो 2+2 डायलॉग जिस भी देश के साथ हम करते हैं, उसका मतलब ये है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग करते हैं, वित्त मंत्री के साथ मीटिंग करते हैं। और इस तरह की मीटिंग जो है ये रशिया के साथ हम पहली बार कर रहे हैं। यानी अभी पुतिन जब आएंगे तो उनके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, और हमारे यहाँ 2+2 डायलॉग होगा विथ रशिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिसंबर में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ये जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, पिछले 21 सालों से रशिया के सर्वोच्च पद में बैठे हुए हैं। तो इनसे हमसे हमारे क्या उम्मीदें हैं, हमें हमारे रिलेशंस कैसे हैं इनके साथ। तो मोदी जी कहते हैं कि भारत के बच्चे से पूछ लो कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, तो वो कहेगा रशिया। और रशिया में भी हाल यही है कि रशिया में पूछ लो सबसे अच्छा फ्रेंडली कंट्री कौन है, वो इंडिया। ऐसा ही कुछ हम इजराइल के साथ भी कहते हैं। और पिछले 3 सालों में जो यूएसए की एंट्री हुई है, उसके पहले हमारा सुख दुख का साथी रशिया ही था। हमारा जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हमारी कोई सबमरीन है, चाहे कोई शिप है, कोई एरोप्लेन है, कोई मिसाइल है, अमूमन उसमें रशिया का कुछ ना कुछ हिस्सा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रह्मोस मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें तो 2 नदियों का नाम है, ब्रह्म से ब्रह्मपुत्र और मोस से मोस्कवा, रशिया की जो नदी है, ये हम दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास जो इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, उसको भी हमने रशिया की मदद से डेवलप किया हुआ है। हमारे पास कई सारी ऐसी सबमरीन्स हैं जो हमने रशिया से लीज पे ली हुई है। हमारे पास जो मिग विमान है वो रशिया के हैं।
जो अकुला क्लास की जो मैंने सबमरीन की बात की है वो रशिया से है। बहुत कुछ रशिया का है हमारे पास। फिलहाल हम पिछले 3 सालों से यूएसए से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन रशिया से हमारी बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है। रशिया के साथ भारत और रशिया एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी 1971 में, क्योंकि जब बांग्लादेश से इशू ज्यादा बढ़ गए थे, यानी ईस्ट पाकिस्तान से इशू बढ़ गए थे, तो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत रशिया के साथ जाके रशिया के प्रधानमंत्री से एक ट्रीटी साइन की, और उस ट्रीटी में ये था कि अगर कोई भारत पर अटैक करेगा तो वो रशिया पर अटैक माना जाएगा। और 1971 की इसी ट्रीटी की वजह से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर हमने इंडिया पर डायरेक्ट अटैक किया तो रशिया पीछे खड़ा है। तो रशिया की वजह से रशिया के इस हेल्प की वजह से हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। उसके बाद हम अपने अभी हम अगर न्यूक्लियर में देखें तो एक कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बना रहे हैं तमिलनाडु में, ये रशिया की मदद से बनाया जा रहा है। अगर हम स्पेस की बात करें तो हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जो 1984 में स्पेस में गए थे, वो रशिया की तरफ से ही गए थे। तो रशिया का हर स्तर पर, चाहे न्यूक्लियर में देखें, मिलिट्री में देखें, इकोनॉमिक टाइप में देखें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस में देखें, तो रशिया के साथ हम जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है इंद्र। तो हर स्तर पर रशिया के साथ हमारे बहुत डीप कनेक्शंस हैं। जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है, व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा में नहीं है, और अभी हमने 4-5 दिन पहले बोला था रशिया का एक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका नाम है S-400, जो कि भारत पहुंच चुका है। और इसके बाद हमें एक डर है कि यूएसए हम पे सैंक्शन लगाए। यूएसए ने एक कानून बनाया था, इसका नाम था काटसा, यानी काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। अमेरिका के दुश्मनों को सैंक्शन से डराएं, और उसमें उसके जो 3 दुश्मन है उनका नाम लिखा रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, और हमने उसी के दुश्मन से S-400 खरीदा है। तो S-400 की डील के बाद, उसकी डिलीवरी के बाद ये पहली बैठक हो रही है पुतिन की, काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि हम रशिया के साथ और भी कई फ्रंटों में काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि एक राइफल है AK-203, AK-47, AK-56 आप बहुत सुने होंगे, AK-203, जिसके लिए हमने कारखाना लगाया है अमेठी में, यूपी के अमेठी में, उसको लेकर कुछ बातचीत है, वो हमें करना है। एक हम S-400 तो भाई 400 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा तो उसको खत्म कर देगा। इसी तरह एक छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है इग्ला-S भी हमें रशिया से खरीदना, उसके लिए भी बातचीत करनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा व्लादिमीर पुतिन का आना, क्योंकि अमेरिका खड़ा है अपना एक कानून लेकर जिसका नाम है काटसा, और वो तैयार है कि इंडिया पे लगाऊंगा सैंक्शन, और पुतिन इंडिया आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बातें होंगी। हमारा जो ट्रेड है वो 203 बिलियन पर ईयर का, जिसको हम लगभग 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं। और अभी पिछले 3 सालों में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बन गया है, नहीं तो रशिया ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था। और पुतिन आ रहे हैं, पुतिन को जो बिडेन फूटी आंख नहीं सुहाते, और यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना नहीं है, रशिया है, वो ऐसा कहते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये उन्होंने अपनी मीटिंग की तारीख तय की कि भाई हम इस तारीख को पहुंच रहे हैं इंडिया में, इसलिए न्यूज बन गई। और हमने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया हुआ है, क्वाड। और रशिया अभी हम देख रहे हैं चाइना के साथ बहुत हाथ से हाथ मिला के चल रहा है, और रशिया खुलेआम कई बार इंडिया को कह चुका है कि इंडिया ज्यादा यूएसए के साथ ना रहे, यूएसए उसका यूज करेगा चाइना के खिलाफ। जो भी है, बहुत सारे इशू है। बस ये समझ लो कि हम भारत आग और पानी दोनों से दोस्ती करना चाह रहा है। रशिया आग है तो यूएसए पानी। अब देखते हैं कि आग और पानी भारत एक साथ कैसे मेंटेन करेगा। लेकिन ये जानिए कि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, और व्लादिमीर पुतिन पिछले 21 सालों से रशिया के टॉप पोस्ट में रहे हैं। वहां कुछ शर्तें थी कि एक आदमी 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता, तो 2 बार ये राष्ट्रपति रहे, फिर ये प्रधानमंत्री बन गए, फिर 2 बार ये राष्ट्रपति बने, फिर 1 बार प्रधानमंत्री बन गए, फिर राष्ट्रपति बन के बैठे हैं। और अभी कुछ कानून में चेंजेस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं, ऐसा कुछ ये चेंजेस करवा रहे हैं। खैर जो भी करवाएंगे पुतिन साहब वो बाद में देखेंगे। अगली न्यूज पे चलते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा AK-203 एक असॉल्ट राइफल का कारखाना भारत पे लगा है, जिसमें रशिया की ये बंदूक हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। नाविक के बारे में बात करते हैं। आप लोगों के फोन में गूगल मैप होगा, आप लोगों ने उपयोग किया होगा। फटाक से आप खोलते हैं, कहीं पे जाना है लोकेशन डालते हैं और डाल देते हैं कि कार से जा रहे हैं कि बाइक से, और वो आपको पहुंचा देता है। ये जो जीपीएस आप लोग यूज करते हैं, ये जो जीपीएस है ये एक नेविगेशन सिस्टम है। क्या है ये? नेविगेशन सिस्टम। और ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये है अमेरिका का। हम यहां बात कर रहे हैं नाविक की, इसका नाम है नेविगेशन थ्रू
इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये भी कुछ नेविगेशन की बात कर रहा है, ये भी गूगल मैप जैसे कुछ काम करता होगा, लेकिन यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टेलेशन मतलब होता है भारत की जो सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से जब हम नेविगेशन करेंगे उसको कहा गया नाविक। मतलब ये मेरे देश का जीपीएस है, अभी मैं जो जीपीएस यूज कर रहा हूँ वो तो यूएसए का है, और ये जो नाविक है ये लगभग 1 साल के अंदर हमारे सभी के फोन में आ जाएगा। तो एक गूगल मैप भी रहेगा, नाविक भी रहेगा, और जिसको आपको यूज करना है वो आप कर लीजिएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम चले, क्योंकि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो हमने अमेरिका से बोला था कि भाई अपने जीपीएस लोकेशन से चेक तो करो कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ बैठा है, तो अमेरिका ने मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे। तब हमें झटका लगा कि यार अमेरिका सही टाइम पे मतलब मौके पे काम नहीं आता। फिर इसराइल ने हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स बताए थे जिसकी वजह से हमें कारगिल में कुछ सफलता मिली थी। तभी सबने तय कर लिया था कि ये अमेरिका के भरोसे नहीं रहेंगे और अपना खुद का बनाएंगे। और हमारे पास जो इसरो संस्था है, इसरो ने कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च किए, 9 सैटेलाइट लॉन्च किए जिसमें से 2 फेल हो गए, 7 अभी चालू हैं। और वो ये 7 सैटेलाइट की मदद से हमारा नाविक पूरी तरह तैयार है, और नाविक की मदद से हम भारत और उसके आसपास के देशों में जीपीएस सुविधा दे सकते हैं। मतलब इस नाविक का जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर का है। मतलब भारत, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ के लोगों को भी हम अपना जीपीएस दे सकते हैं। तो हमने अभी तक 7 सैटेलाइट लॉन्च की है, 9 की थी, 2 फेल हो गई, 7 चल रही है। और 7 में 3 जियो स्टेशनरी है, 4 जियो सिंक्रोनस है। क्या है जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, वही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये हमने आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम नहीं चाहते कि हम जीपीएस पर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि इस एंड टाइम पे ये धोखा देगा ही। इसलिए हमने अपना नाविक बनाया, और नाविक तो हमने एक छोटा सा नाम दिया, और ये जो नाम है ये मोदी ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने नाविक नाम दिया, क्योंकि हमारे देश के मछुआरों को सम्मानित करने के लिए। बाद में हमने उसका फुल फॉर्म बना लिया। लेकिन एक्चुअल में जो नाविक काम कर रहा है, इसका एक्चुअल नाम क्या है, IRNSS, यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाम से क्लियर हो रहा है भारत का है, क्षेत्रीय है, नेविगेशन करवाएगा किसकी मदद से, सैटेलाइट से। टोटल हमने 7 सैटेलाइट यूज की है। और क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि आप जीपीएस का, गूगल मैप का कमाल आप जानते हैं। गूगल मैप की वजह से जोमेटो चल रहा, स्विगी चल रहा, ओला चल रही, उबर चल रही। गूगल मैप की मदद से आप देख ले रहे हैं कहाँ पे झरना है, कहाँ तालाब है, कहाँ पे कैसा मौसम है, सब कुछ। यानी हम नेविगेशन की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे ऊपर कैसा टेम्परेचर चल रहा है, क्या क्लाइमेट है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही, कहाँ आग लग रही, कहाँ तूफान आ रहा, कहाँ बाढ़ आई है। हर तरह में हम इसका यूज कर सकते हैं, और हम इसको बनाकर तैयार हैं। पिछले 1.5 साल से ये बन चुका है। अभी ये आर्मी यूज कर रही है सिविलियन पर्पज से, शायद 1 साल के अंदर ये आ जाएगा। अब इस मैप में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हमारी धरती है, और इस धरती में ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपका है इंडिया, ये है आपका इंडिया, ये आपका इंडिया है। तो इंडिया के लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे पे ये हमने 7 सैटेलाइट लगा दी है इसमें, और 7 सैटेलाइट जो हैं ये पूरा एरिया कवर कर रही है। और इससे हमारा नाविक बेहतरीन है, चलता है, और हम आसपास के देशों को भी अगर वो डिमांड करेंगे तो हम अपना जीपीएस या अपना नाविक उनको दे सकते हैं। अभी मैंने बात की थी कि इसमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, 4 जियो सिंक्रोनस है। थोड़ी सी इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए ये है मेरी धरती मान लीजिए, और ये बीच की जो रेखा है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, बीच की रेखा इक्वेटर। तो अगर कोई सैटेलाइट मैं ऐसा प्लेस करूं कि वो इक्वेटर के चारों ओर ही घूमे, मतलब उसकी जो गति है, उसका जो चक्र है, उसका जो रिवॉल्यूशन है वो इक्वेटर के चारों ओर रहे, ऐसे सैटेलाइट्स को मैं कहता हूं जियो स्टेशनरी। मतलब इनकी जो कक्षा है, इनका जो एक्सिस है वो इक्वेटर के साथ साथ चलता है। और जो हल्की सी टेढ़ी है, हल्की सी टिल्टेड है, जो ऐसे धरती के चारों ओर घूमती हैं, इन्हें हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस। तो थोड़ा सा देखिए कक्षा का डिफरेंस है, इसलिए कुछ को जियो स्टेशनरी, कुछ को जियो सिंक्रोनस कह रहे हैं। कल की या परसों की क्लास में मैंने धरती के जो एटमॉस्फेयर है उसके 3 लेयर बताई थी, कि एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, कल ही मैंने बताया था जब रशिया वाला असाइड बता रहा था। एक लो अर्थ ऑर्बिट है, फिर एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, एक हाई अर्थ ऑर्बिट है। तो धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर या उससे उससे ज्यादा ऊंचाई पे जो एरिया, उसे कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट।
इतनी ऊंचाई पे हम उसी चीज को प्लेस करते हैं जिससे हमें कम्युनिकेशन चाहिए, जिससे हमें जैसे डीटीएच सिग्नल है आपके, ब्रॉडबैंड है, सॉरी ब्रॉडबैंड नहीं, डीटीएच है, टेलीविजन है, इन सबको हम इतनी ऊंचाई में इसलिए प्लेस करते हैं, इतनी ऊंचाई पे जो भी चीज हम रखेंगे उसकी गति उतनी ही रहेगी जितनी मेरी धरती की गति है। तो हम जब भी उसको देखेंगे, जब भी हम उससे सिग्नल मांगेंगे तो एक ही लोकेशन पे वो सिग्नल डालेगा। यानी नाम ही ना जियो स्टेशनरी, तो धरती के सापेक्ष वो स्टेशनरी रहता है। जैसे मान लीजिए आप एक गाड़ी से चल रहे हैं, आपके बगल वाला भी उतनी रफ्तार से चल रहा है, तो आप जब भी उसको देखेंगे आपके बगल में दिखेगा वो, तो आपको लगेगा ये तो मेरे साथ ही चल रहा है। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, और इसी ऊंचाई पे जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और यहाँ पे हमने सैटेलाइट प्लेस किए। बस इनकी जो चलने की जो एक्सिस है उस हिसाब से, जो इक्वेटर के साथ चलता है उसे जियो स्टेशनरी कहते हैं, जो थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस। तो हमने 7 सैटेलाइट लॉन्च की हैं। ये मेरे घर का देशी जीपीएस है, अगले साल तक आप लोगों के फोन में इनेबल्ड हो जाएगा, फिर हम भी जीपीएस यूज नहीं करेंगे, हम भी अपना नाविक यूज करेंगे। और 1000 इसके उपयोग हैं, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन हमें पता है कि कहाँ क्या है, तो हम तो उसका हर तरह से उपयोग कर सकते हैं। कहीं बाढ़ आई, तूफान है, डिसास्टर मैनेजमेंट यूज कर सकें, कोई गाड़ी को ट्रैक करना है, ओला उबर का है वो कर सकते हैं, अपने फोन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं हम। वो तो भाई वो तो जो जीपीएस गूगल से कर सकते हो आप कर सकते हो। तो ये नाविक को लेकर एक न्यूज थी, ध्यान रखिएगा। इसरो ने इसको बनाया है। 7 सैटेलाइट अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, टोटल 9 सैटेलाइट थे, और ये सब हाई अर्थ ऑर्बिट में है, मतलब धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, 2 अलग अलग एक्सेस में हैं। और ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी क्लियर कर दी। देखिए मेरे करंट अफेयर्स के सेक्शंस में साइंस एंड टेक, हेल्थ इश्यूज ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है कि पेपर 3 भी आपका बने, क्योंकि पेपर 3 मेंस का क्वालिफाइंग है। उसको पास नहीं किया तो कितनी भी तैयारी कर लो अटक जाओगे। तो इसमें आपको हल्की बातें नहीं मिलेंगी, हल्की बात के लिए आप कोई और करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, यहाँ पे तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अगली न्यूज में चलते हैं। ये एक यूएसओएफ स्कीम के बारे में है। देखिए अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जूम से पढ़ा रहा हूँ, वाईफाई यूज कर रहा हूँ, आप भी वाईफाई या इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। आपको जो सिग्नल मिल रहा है, मुझको जो सिग्नल मिल रहा है, ये सिग्नल हमें कहाँ से मिल रहा है? ये सिग्नल हमें मिल रहा है इंटरनेट से। और ये जो इंटरनेट है ये आप तक पहुंचा कैसे? अभी तो आप बोलेंगे सर टावर से पहुंच रहा है, वायरलेस है, लेकिन टावर तक कैसे पहुंचा? तो दुनिया भर में जो भी इंटरनेट है, मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी इंटरनेट है, जो भी इंटरनेट है, ये इंटरनेट पूरी दुनिया में चलता है मोटे तौर पे ऑप्टिकल फाइबर से, ऑप्टिकल फाइबर से। और इसी ऑप्टिकल फाइबर के जो जनक है, इस बार उनको पद्म सम्मान मिला है, अमेरिका की नागरिकता ले लिए हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, आराम से ढूंढ लेना कि वो व्यक्ति कौन है, मैंने अपने करंट अफेयर्स में उनको बताया था। तो जो कुछ भी चलता है वो ऑप्टिकल फाइबर से चलता है। अब अगर कहीं पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वो बच्चा स्कूल की पढ़ाई भी कर लेगा, वो क्लासेस भी कर लेगा, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी कर लेगा, वो अपने दफ्तर काम कर लेगा, रेलवे की टिकट बुक कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। लेकिन अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो नहीं कर सकता। ये भी तो डिजिटल डिवाइड हुआ। हम आप जब गांव जाते हैं तो हम परेशान रहते हैं कि स्पीड नहीं मिलती, नेटवर्क नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे पहुंचा ही नहीं, नेटवर्क है तो कमजोर है। और हम 4G चाहते हैं वहां पे, वहां 2G भी नहीं चल रहा, क्योंकि वहां नेटवर्क तगड़ा नहीं है। बढ़िया, नरेंद्र सिंह का पानी। तो हम नहीं चाहते कि हमारा देश पिछड़ जाए, हम नहीं चाहते कि हमारा देश पिछड़ जाए, क्योंकि दुनिया आज इंटरनेट की दुनिया है। सबके हाथ में मोबाइल तो है, स्मार्टफोन तो है, लेकिन इंटरनेट ने तो किस बात का स्मार्टफोन वो। इसको लेकर 2002 में सरकार ने एक स्कीम निकाली, इसका नाम था, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। सरकार ने एक स्कीम निकाली कि देखो शहरों में तो इंटरनेट पहुंच जाएगा, नेटवर्क पहुंच जाएगा, क्योंकि वो शहर है। लेकिन हमारे देश की लगभग 78% पॉपुलेशन, लगभग 98 करोड़ लोग तो रहते हैं गांव में हैं। और गांव में इतनी बड़ी आबादी रहती है, लेकिन वहां पे नेटवर्क है अच्छा, और नेटवर्क हो भी तो इंटरनेट की स्पीड नहीं है। तो हम नहीं चाहते गांव पीछे रह जाए मेरा, हम नहीं चाहते गांव का बच्चा पढ़ नहीं पाए, हम नहीं चाहते कि पैंडेमिक में कोरोना आए और हमारा बच्चा पढ़ ना पाए और असर रिपोर्ट बोले कि गांव के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा सोचकर
एक फंड बनाया गया जिसका काम यह था कि गांव तक, ध्यान रखिएगा, गांव, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, गांव तक, क्योंकि शहर में तो हो जाए, गांव तक हमें क्या पहुंचाना है, मोबाइल नेटवर्क। और अब इसके साथ जुड़ गया है इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये 2002 में एक फंड बना था, एक बटुआ बना था, एक और गुल्लक बना, जिसमें कहा कि सरकार इसमें पैसा डालेगी। इसमें कौन पैसा डालेंगे? देखिए, ये कौन देगा? मोबाइल नेटवर्क कौन देगा? मोबाइल नेटवर्क देंगी, मोबाइल फैसिलिटी कौन देंगी? जो मोबाइल कंपनीज हैं, जैसे जियो है, मोबाइल टेलीकॉम जो कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये देंगे। अब ये कंपनी देश से कमाती है, जब देश से कमाती है तो मुनाफा भी कमाती है, इनका रेवेन्यू होता है। तो सरकार ने बोला साल भर में ये जो कमाती है इसका कुछ हिस्सा ये सरकार को देंगे, जिसको कहा गया एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये जो भी कमाती है इसका कुछ हिस्सा सरकार को देंगी। इसका नाम रहेगा AGR। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, एयरटेल बहुत हल्ला कर रहा था कि मैं AGR क्यों दूं, जियो सारा धंधा मार दिया, जियो की वजह से हम कमा नहीं पा रहे, में हम AGR क्यों दें। तो बोला कि सब AGR देंगे और ये AGR जमा होगा इस फंड में, और इस फंड से अपने गांव में मोबाइल नेटवर्क बनाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिव बनाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि जियो शहरों में 4G दे दे, गांव में टावर ही ना खड़ा करे। तो शहर से कमा रही है ना, तो शहर से उसका कुछ पैसा लेकर गांव में टावर लगाएंगे। ये था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और इसके लिए फिर ये हुआ कि भाई इसने पहले टावर लगा दिए, नेटवर्क तो पहुंच गया। फिर अगली बात ये हुई कि अब इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है। तो हमने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये हमने 2012 में एक स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य ये था कि जितनी भी ग्राम पंचायत है मेरी, जितनी भी मेरी ग्राम पंचायत है, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, उनके जो ऑफिस है, ग्राम पंचायत का जो ऑफिस है, वहां पे हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे। ब्रॉडबैंड कि कम से कम हर गांव में इंटरनेट तो पहुंच जाए, ब्रॉडबैंड का काम तो वहां से हो जाएगा। बाद में इस स्कीम का नाम चेंज करके, इसी स्कीम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत नेट। क्या नाम कर दिया गया? भारत नेट। तो भारत नेट जो स्कीम है, उस स्कीम का उद्देश्य कि देश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दे, यानी ऑप्टिकल फाइबर से नेट पहुंचाए। और अभी न्यूज में इसलिए कि सरकार ने बोला है कि भाई हमारे देश में कुछ ऐसे जिले हैं जो बहुत पिछड़े हैं। उन जिलों को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में बहुत पिछड़ा है, तो नॉर्मल तरीका तो ये कि हम उसको बोले तुम पिछड़े हो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, तुम डफर हो। तो ऐसे में तो उसका मोरल डाउन होगा। अच्छा तरीका ये है कि हम उसको मोटिवेट करें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगली बार तुम कर लोगे, तुम मेहनत करते हो, तुम कर लोगे। तो हम उसको मोटिवेट करें जिससे वो पढ़ने में और आगे आए या किसी और चीज में आगे आए, जो भी कर रहा है। तो हमने अपने बुरे जिलों को बुरा ना कहते हुए उनका नाम दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं। तो ये जो जिले हैं, इसमें MP के भी कुछ जिले आते हैं। तो ये जो जिले हैं हर मतलब डेवलपमेंट में बहुत पिछड़े हैं और इनका नाम रखा गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। इन पर सरकार विशेष फोकस कर रही। तो अभी न्यूज में ये था कि 44 ऐसे जिले हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे सरकार 4G इंटरनेट की सुविधा करवाएगी, मोबाइल सर्विसेज लगवाएगी और उनके गांव में 4G की सुविधा पहुंचाएगी। तो न्यूज में आया था, इसलिए हमने USOF को उठाया है। ये एक फंड है, इसका पैसा एडजस्टेड एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू से आता है। मोबाइल कंपनीज अपना मुनाफे का, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसको देती हैं। ये सारा पैसा हमारे देश की संचित निधि यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है और उसके बाद सदन की मंजूरी के बाद ही ये पैसा निकलता है। और ये पैसा हमारे देश में इंटरनेट के लिए, मोबाइल टावरों के लिए, मोबाइल सर्विसेज के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए अलग अलग तरीकों में खर्च होता है। सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताऊं तो चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार तक, ये मेरा भारत है, ये चेन्नई है, ये अंडमान निकोबार, बीच में समंदर है, बे ऑफ बंगाल। पूरे समंदर के नीचे से हमने एक केबल डाली ऑप्टिकल फाइबर की और अंडमान निकोबार को 4G कनेक्टिविटी दे दी, उस टापू को 4G कनेक्टिविटी दे दी। ये हमने किस स्कीम के तहत किया? USOF स्कीम के तहत किया। तो ये एक स्कीम है जिसके अंदर काम कर रहा है भारत नेट, और भी बहुत सारे स्कीम काम कर रही, लेकिन इसका अल्टीमेट ये है कि कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़िया हो। ऐसा ना हो कि इंदौर, भोपाल, बेंगलोर तो चमक जाए और गांव पीछे रह जाए।
क्योंकि फिर वही होगा डिजिटल डिवाइड। गांव का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, गांव के बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे, गांव के लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, टिकट नहीं कर पाएंगे और भी चीज। तो डिजिटल डिवाइड को हमें रोकना है। गांव हो या शहर, सब जगह मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये है यूएसओएफ स्कीम। और इस स्कीम को ताकत कौन देता है? एक टेलीग्राफ एक्ट है 2003 का, वो ताकत देता है। वही सारी इसकी कहानी बताया कि इसका सारा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जमा होगा, पार्लियामेंट मंजूरी देगा। तो एक्चुअल जो टेलीग्राफ एक्ट है वो तो 1885 का है, इसमें कुछ संशोधन करके 2003 में भी इसको लाया गया था। देखिए टेलीग्राफ अभी नहीं चल रहा है, लेकिन उसके नाम से एक्ट है। और ये स्कीम की सारी ये कहानी, सारा फंडा ये है, पहले तो टावर हो, मोबाइल सर्विसेज हो, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और अच्छी कनेक्टिविटी हो जिसकी वजह से हम हर काम कर सकते हैं। नेट है तो सब कुछ है। तो ये यूएसओएफ को लेकर बातें थी। अब अटेम्प्ट करिए नाविक के बारे में। कि नाविक एक इंडिपेंडेंट क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो सिर्फ भारत के लिए नेविगेशन प्रोवाइड कराएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सिर्फ भारत के लिए। दूसरा ये कह रहा है इस सिस्टम में 24 सैटेलाइट काम कर रही है। तो इस निम्न में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ भारत नहीं होगा, ये 1500 किलोमीटर का एरिया है और भारत के आसपास पाकिस्तान, भूटान, ये सब इसके एरिया में आ रहे हैं। दूसरा इसलिए गलत होगा कि 24 नहीं है, 7 सैटेलाइट काम कर रही। तो नाइदर 1 and 2। सेकंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में है। पहला ये कह रहा है इसके लिए कानून आया था 2003 में जो इसको वैधानिक स्टेटस देता है यूएसओएफ को। दूसरा ये कह रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का पैसा हमें एजुकेशनल और हेल्थ सेस के रूप में प्राप्त होता है। मतलब सरकार एक सेस लगाती है, सेस टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के ऊपर एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिससे हमें इसके रूप में पैसा प्राप्त होता है। और तीसरा ये कह रहा है इसमें जो भी पैसा है वो 100% भारत नेट प्रोजेक्ट में यूज होता है। तो दिस इज राइट, ये रॉन्ग है क्योंकि ये तो हमें मोबाइल कंपनीज का जो एजीआर है उससे मिलता है। और तीसरा, अब सारा पैसा भारत नेट में नहीं होता, भारत नेट उसी के अंदर आने वाला एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट। और मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती? मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती? नर्मदा मध्य प्रदेश की नदी है, यस। ताप्ती है, चंबल है। माही तो हमारी एमपी की नहीं है। अब कौन सी नहीं बहती वेस्ट की ओर? ये वेस्ट की ओर भाग रही, ताप्ती वेस्ट की ओर भाग रही, माही तो वेस्ट की ओर भाग रही, लेकिन चंबल ऊपर की ओर जा रही। महू के इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की, फिर यमुना से मिल जाती है चंबल। तो राइट इज चंबल सही आंसर है। ये मेन से क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड के बारे में बताइए, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में बताइए, और बताइए किस तरह ये देश के विकास में योगदान देगा। और नाविक के बारे में बताइए कि भविष्य में इसका किस तरह उपयोग कर सकते हैं नाविक का।